हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का 8वां चैप्टर मिजबिल द ऑटर, रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये स्टोरी ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड है, तो हमने भी वीडियोज़ को 4 पार्ट में ही डिवाइड किया। पहला 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं और वीडियोस को एंजॉय करें। अब आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट एंड चौथा पार्ट। अभी तक के 3 पार्ट में हमने पढ़ा कि गेविन मैक्सवेल जो है उनका एक डॉग पेट होता है जॉनी, जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो उन्हें बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है और वो ये चाहते हैं कि अब मैं डॉग को पेट के तौर पर अडॉप्ट नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर मैं किसी डॉग को पेट बनाता हूँ तो मुझे वो जॉनी की याद दिलाएगी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड का और डिसअपॉइंटेड का रीज़न बन जाएगा। इसलिए मैं डॉग को पेट नहीं बनाऊँगा। इसके लिए उन्होंने एक दूसरे एनिमल ऑटर को पेट बनाया था। ऑटर जिसका नाम मिजबिल है, उनको कहाँ से मिला था? ये पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो इराक गए थे, वहाँ पर उन्हें वो मिजबिल मिला था। फिर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि मिजबिल का व्यवहार कैसा था, वो कैसे रिएक्ट करता था, वो कैसे बिहेव करता था सारी चीज़ों से, क्या चीज़ें उसे पसंद थी, क्या खेल उसे पसंद थी, ये हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे फिर जो ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, वो मिजबिल को, ऑटर को अपने नेटिव प्लेस कैमसफेरना लेकर आते हैं बसरा से। कैसी उन्हें परेशानी होती है और फिर प्लेन में क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले के 3 भागों में। अब आइए इस चैप्टर का चौथा भाग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नवेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल है, ये एनसीईआरटी के इंग्लिश की सारे चैप्टर्स के लिए, सारे क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का चौथा भाग। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट। कहते हैं कि जर्नी जब ख़त्म हो गई, सारे इवेंट से भरी हुई थी, इसमें क्या क्या हुआ। पहले तो जब उन्होंने उसको बॉक्स में पैक किया, चूँकि एयरलाइन ने उन्हें कहा था कि विदाउट बॉक्स आप इसे नहीं ले जा सकते, आपको इन्हें 18 बाई 18 के एक स्क्वायर बॉक्स में पैक करके ले जाना होगा। फिर जब पैक करके वो कहीं गए खाना खाने के लिए, तो जब आए तो उनके सामने एक अजीब तरीके की सीन थी और ऑटर ने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया था। फिर किसी तरीके से वो उसको फिर से उन्होंने पैक किया, फिर लेकर आए, फिर एरोप्लेन में उनके साथ क्या इवेंट हुआ। तो ये सारी जर्नी थी, ये इवेंटफुल थी। बट मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन। फाइनली बोथ रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, जहाँ उसके पास एक फ्लैट था। फिर देखिए अब फ्लैट में क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि मैं और मिजबिल दोनों लंदन में तकरीबन 1 महीने तक रहे, बिल्कुल चैन से, सुकून से। He would play for us with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. ऑथर कह रहे हैं कि मिज जो था वो खेला करता था, घंटों खेला करता था, फॉर आवर्स घंटों खेला करता था विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज़। उसके पास कई तरह के टॉयज़ थे, कई तरह के खिलौने थे, वो हर तरह के खिलौने से अलग अलग टाइम पर खेला करता था। जैसे पिंग पोंग बॉल्स उसके पास थी, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट थे
and a terrapin shell, the shell of small turtle found in North America. तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाना वाला एक स्मॉल टर्टल का शेल था, उसकी होल थी जिससे वो खेला करता था, और जिसके बारे में ऑथर कह रहे हैं दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेज, जिसे मैं उसके नेटिव मार्शेज यानी इराक से लेकर आया था। इराक में ये पाया जाता है। With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. ऑथर कह रहे हैं कि पिंग पोंग बॉल से उसने एक नया खेल ईजाद किया, एक नया खेल को इन्वेंट किया, और वो खेल क्या था? वो जिस खेल में वो हाफ एन आवर तक इंगेज रहता था, उसमें लगा रहता था। इंग्रोज मीन्स कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो इंटरेस्ट लेता था, जिसे वो खेलना चाहता था, बार बार खेलना चाहता था, और हमेशा उसमें लगा रहता था, उसी में इन्वॉल्व रहता था, इंगेज रहता था। वो खेल क्या था? देखिए आगे, अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज on the journey home so that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. उनके पास एक सूटकेस था जिसको वो इराक से लेकर आए थे, वो डैमेज हो गया था, वो ख़राब हो गया था। क्या डैमेज हुआ था उसमें? ऑन द जर्नी होम, जब वो घर वापस आ रहे थे, सो दैट द लिड, जब उसको बंद करते थे, जो उसका ढक्कन था सूटकेस का, व्हेन क्लोज्ड रिमेन एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो वो एक तरफ की तरफ ढालू हो जाता था। स्लैप मीन्स ढालू, वो इस तरीके का होता था, इस तरीके का था, यानी ये बराबर नहीं खड़ा रहता था, इस तरीके का ढालू था, या आप यूं कह सकते हैं इस तरीके का ढालू था, बराबर ये इस तरीके से नहीं रहता था। ओके, इस तरीके का था, इस तरीके का। ओके, तो उनका जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया था, तो ऐसा हो गया था। अब देखिए मिज उसके साथ क्या करता है। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। वो क्या करता था? उसने डिस्कवर किया कि अगर वो रखता है, अगर वो बॉल को, जो पिंग पोंग बॉल है, अगर वो प्लेस करता है, वो रखता है उस सूटकेस के हाई साइड पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सूटकेस के हाई साइड पर, यहाँ पर वो पिंग पोंग बॉल लगता है, एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो बॉल होते यहाँ आएगा। यही खेल उसने इन्वेंट किया था कि सूटकेस को वो खड़ा करता था और उस सूटकेस के अपर साइड वाले हिस्से पर पिंग पोंग बॉल को रखता था, जो लुढ़क कर स्लैब की तरफ, ढालुआन की तरफ नीचे को आ जाती थी। He would dash around to the other end and ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Dash means तेजी से भागना. Dash means तेजी से भागना. Ambush means to attack suddenly from a hidden position. एम्बुश, टू अटैक फ्रॉम अ, किसी के घात में बैठना, किसी के लिए छुप कर बैठे रहना और अचानक उस पर हमला कर देना। एंड डैश मीन्स तेजी से भागना। क्रॉचिंग मीन्स दुबक कर कहीं बैठना, छुप कर कहीं बैठना। ग्रैब मीन्स पकड़ना, एंड ट्रोट ऑफ भागना, दौड़ना। एंड स्प्रिंग अप मीन्स जंप करना। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड, वो दौड़ कर आता था, मिजबिल दौड़ कर आता था दूसरे एंड की तरफ, टू द अदर एंड, दूसरे एंड की तरफ, यानी जिधर वो बॉल लगता था उधर नहीं, अपर साइड नहीं, बल्कि डाउन वाली साइड, नीचे वाली साइड की तरफ वो दौड़ कर आता था। टू एम्बुश इट्स अराइवल, और घात में बैठा रहता था अटैक करने के लिए, कि वो आए और बॉल आए, उसको अचानक उस पर अटैक करे, सडनली उस पर अटैक करे, यानी उसको पकड़ ले। इट्स अराइवल यानी जो वो आ जाए बॉल। हाइड फ्रॉम इट, और वो छुप कर बैठता था, उस बॉल से वो छुप कर बैठता था। एंड क्राउचिंग, फिर कहीं दुबक कर बैठ जाता था, छुप कर बैठ जाता था। टू स्प्रिंग अप,
एंड फिर क्या करता था, जब वो बॉल आ जाती थी तो उस पर जंप करता था और उसको पकड़ लेता था, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, ताज्जुब से। ग्रैब इट, पकड़ता था, एंड ट्रोफ ऑफ, और उसको लेकर भागता था, विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर एक मरतबा वो हाई साइड की तरफ, हाई एंड की तरफ लेकर उसको भागता था। तो जो मिशबिल था वो बॉल को वो समझता था ये कोई लिविंग थिंग्स है, और इसी वजह से उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करता था, इस तरीके के बिहेव करता था कि उससे छुप कर बैठ जाता था, हाइड प्लेस में जाता था, ताकि वो जो बॉल है जिसको वो लिविंग थिंग समझ रहा है वो उसको देख ना पाए, उसको समझ ना पाए, और वो सडनली उस पर अटैक कर दे। तो ये खेल उसने ईजाद किया था, इन्वेंट किया था, और इसी में वो घंटों लगा रहता था। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. घर के बाहर ऑथर कह रहे हैं मैं उसको लेकर एक्सरसाइज करने के लिए जाता था। एंड प्रिसाइजली मीन्स जू का तुम, यानी जब उनके पास डॉग था, इफ़ ही हैड बीन अ डॉग, जब उनके पास एक डॉग था, पेट डॉग जॉनी, उसको लेकर वो एक्सरसाइज पर जाते थे, उसी तरीके से अब भी वो घर के बाहर जॉनी के बजाय ऑटर को लेकर एक्सरसाइज पर जाते थे। तो चूँकि ये उनकी हैबिट बन चुकी थी, ये वो ऐसा एक्सरसाइज रोज़ाना वो किया करते थे, इसलिए वो लेकर उसको जाते थे। Midge quickly developed certain compulsive habits on these walk in the London street, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing of our pass to the outside of every second lamp post. मिशबिल ने बहुत जल्दी ही, क्विकली, बहुत जल्दी ही अपने अंदर कुछ सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स को डेवलप कर लिया था। कंपल्सिव हैबिट मीन्स हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो, ऐसी हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो गई थी। वो ऐसा कर रहा था, इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको आदमी मजबूरन करता, वो मजबूर हो जाता है, नहीं करना चाहता, फिर भी वो उसकी आदत हो जाती है कि वो करता है। तो इसी को बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट, जिस आदत को आसानी से छोड़ा ना जा सके, जिसको करने पर व्यक्ति और आदमी मजबूर हो, उसे बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट्स। तो इसके अंदर भी, मिशबिल के अंदर भी कुछ ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स जो थी वो डेवलप हो गई थी। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक, यानी जब वो वॉक पर जाता था तब उसके अंदर, इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन की गलियों में। उसको 2-3 एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि किस तरीके की हैबिट्स उसके अंदर थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रेन, जैसे कि बच्चों की हैबिट्स, रिचुअल मीन्स हियर हैबिट्स, जैसे कि बच्चों की हैबिट्स होती है, आदत होती है, हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच हैवी ब्लॉक। बच्चों की आदत ये होती है कि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए आते हैं, अपने घर के लिए आते हैं, तो अपने पैरों को ज़रूर किसी न किसी स्क्वायर पर ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, हर पेविंग ब्लॉक, वो रास्ता जो ब्लॉक की तरह बना होता है, उस पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई रास्ता इस तरीके का बना है, ये यूं बना है, तो हर उसके सेंटर पर वो अपना पैर रखते हैं। ये कुछ बच्चों की ये हैबिट हो जाती है। इस तरीके की रिचुअल हैबिट जो बच्चों की होती है, इसी तरीके की हैबिट्स मिशबिल ने भी अपने अंदर डेवलप कर लिया था। ये तो पहली हैबिट थी। दूसरी, मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और हर सातवीं जो रेलिंग होती थी, आयरन रेलिंग होती थी, उस पर जो अपराइट लगे होते थे, यानी पोस्ट और रोड प्लेस स्ट्रेट अप, जो रास्ते में कोई पोस्ट लगा हुआ होता था। फॉर एग्जांपल, ये एक पोस्ट लगा हुआ है रास्ते में, ये पोस्ट लगा हुआ है, तो उसको टच करना, हर सातवें अपराइट को टच करना, ये बच्चों की आदत बन जाती है। इसी तरीके की कुछ आदत उसके अंदर भी डेवलप हो गई थी।
आर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। यह लैम्प पोस्ट लगा हुआ है तो उसमें एक के अंदर जाना, दूसरे के बाहर जाना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक लैम्प पोस्ट है, 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 ये है, ये है। तो इसके अंदर जाना और इसके बाहर से जाना, इसके अंदर से जाना फिर इसके बाहर से, इसके अंदर से इसके बाहर से, एक मरतबा इधर से एक मरतबा इधर से। तो इस तरीके के जाने को बच्चों के, बहुत से बच्चों की हालत हो जाती है कि जब लाइन से कोई चीज़ बनी होती तो एक मरतबा अंदर जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, यानी इस तरीके के वो चलते हैं। ये तो इसी तरीके से उसकी भी कुछ आदत थी। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई। ऑथर कह रहे हैं कि मेरा जो फ्लैट था उसके बिल्कुल अपोजिट में, उसके बिल्कुल सामने एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था। सिंगल स्टोरीज मीन्स 1 रूफ फ्लोर, जिसका एक ही छत हो, वहाँ पर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज, फ्रंटेज मीन्स सामने का हिस्सा, जो उसका सामने वाला हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा था, वहाँ पर एक वॉल थी, लो वॉल सम 2 feet हाई, सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई तक थी उसकी। यानी घर का जो सामने वाला हिस्सा था वहाँ एक वॉल थी, एक दीवार थी जिसकी ऊंचाई सिर्फ 2 फीट थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन ही इट्स वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and the staff within। वे आउट मीन्स बाहर का रास्ता, नेवर ऑन हिज वे आउट मीन्स बाहर का रास्ता, एंड टग मी पुल हार्ड सडनली, खींचना, किसी चीज़ को अचानक खींचना, उसका मीन्स होता है टग। एंड गैलप मीन्स तेजी से दौड़ना, प्रोसीड एट ग्रेट स्पीड, सरपट दौड़ना, तेजी से दौड़ना। एंड यार्ड हेयर मेजरमेंट। तो जब भी उस रास्ते से गुजरता था, हिज वे होम, जब भी वो घर के रास्ते पर गुजरता था, यानी बाहर नहीं जाता था, तो मिज क्या करता था, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, उस वॉल की तरफ मुझे खींच लेता था, उस वॉल की तरफ मुझे खींच लेता था। जंप ऑन टू इट, और फिर उसी वॉल पर जंप करके चढ़ जाता था। एंड गैलप, और फिर तेज से उसी वॉल पर दौड़ता था। गैलप मीन्स दौड़ना, तेजी से दौड़ना, फिर उसी से फुल लेंथ के साथ उस 30 yards की जो वॉल थी उसी पर वो तेजी से दौड़ा करता था। क्यों? टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पुपिल्स एंड स्टाफ विद इन। पुपिल्स यानी स्टूडेंट्स और स्टाफ के जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन मीन्स समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग। आपको का भी डिस्ट्रैक्शन होता है कि जब आप पढ़ते हो बिल्कुल ध्यान से, आपका कोई आपके पास में, आपके घर के सामने, बाहर या घर ही में आपके भाई बहन छोटे वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से जब स्टूडेंट पढ़ते हो सामने ने कोई पेट दौड़ रहा हो, जंप कर रहा हो, इधर उधर उछल रहा हो, तो अंदर बैठे लोगों का जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी अटेंशन है, वो डैमेज हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिजबिल ये सब उल्टा सीधा काम किया करता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as surprise to me। अब देखिए कि इस पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो लंडनर थे उनके लिए ऑटर ये एक अजीब चीज़ थी, अजीब किस्म का प्राणी था। उन्होंने कभी इसको देखा ही नहीं था, इस वजह से वो इसको पहचान नहीं पाते थे, रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे कि ये क्या है। जब पहचान नहीं पाते थे तो वो गेस करते थे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो देखिए यही इस पैराग्राफ में है कि वो क्या गेस करते हैं। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है।
आई सपोज मुझे लगता है, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर, जो एवरेज लंडनर थे उनके लिए ये एक तरीके से एक अजीब बात थी, शुड नॉट रिकग्नाइज एन ऑटर, कि वो ऑटर को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी प्राणी है, कौन सा एनिमल है। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस, लेकिन जो उनका अंदाज होता था, अंदाज लगाना होता था, गेस जो उनका होता था वो इतना ज़्यादा होता था, एज टू व्हाट काइंड एनिमल ऑफ दिस माइट बी केम, वो कि ये किस तरीके का जानवर, इसके बारे में उनका गेस जो है वो मुझे भी सरप्राइज में डाल देता था, मुझे भी अचंभे में डाल देता था, आश्चर्य में डाल देता था कि कितने जानवरों का, किस तरह के जानवरों के बारे में ये गेस कर रहे हैं और ऑटर ये नहीं जानते। ऑटर्स बिलोंग टू अ comparatively small groups of animals called mustelid, shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others। वो कह रहे हैं कि ऑटर्स जो हैं, जो लंडनर थे, वो गेस करते थे, कहते कि ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स से बिलोंग करता है, उन्हीं से उन्हीं के जैसा है ये, जिसे क्या कहते हैं, मस्टेलिन। मस्टेलिन एक स्मॉल ग्रुप के एनिमल्स को मस्टेलिन कहते हैं, और ये इसी में से, ऑटर भी उसी में से है। और फिर वो ये कहते थे शेयर्ड बाय बैजर, कि ये एक बैजर है, मंगूज है, वीजल है, स्टॉट है, मिंक है, या कुछ और है। ये सारे नेवले हैं अलग अलग तरीके के, ये सब नेवले हैं या फिर बिज्जू है। तो वो ऑटर के बारे में भी ऐसे ही गुमान करते थे, ऐसे ही उनका अंदाज़ा था। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ conjectural question that spread all the mustelid, but the otter more random gazes hit on a baby seal and a squirrel। Barrage of conjectural questions means a stream of question filled with guesses। इतना ज़्यादा क्वेश्चन जो सिर्फ गेस से भरा पड़ा हो, सिर्फ गेस हो और उसमें कोई सही अंदाज़ा ना हो, सही ना हो कि ये क्या है। कह रहे आई फेस अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्चुरल क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं बराबर फेस करने लगा, कंजक्चुरल क्वेश्चन को मैं बराबर फेस करने लगा, बार बार मेरे सामने ऐसे सवाल आते थे कि ये क्या है, ये क्या, लोग गेस करते थे। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन्स बट द ऑटर, जो सब के सब गेस जो होते थे वो क्या होते थे, मस्टेलिन के बारे में, कि ये मस्टेलिन है, मस्टेलिन है, मस्टेलिन है, बट द ऑटर, लेकिन ये ऑटर नहीं है। मोर रैंडम गेस हिट ऑन बेबी सील और स्क्वायरल, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ की बात ये थी, इत्तेफाक की बात ये थी कि जो गेस थे वो ये कह रहे थे कि ये बेबी सील है। बेबी सील एक समंदरी जानवर है, या फिर स्क्वायरल है, या गिलहरी है। कुछ लोग गेस करते करते इस नतीजे पर पहुँचे, इस रिजल्ट पर पहुँचे कि वो ये कहने लगे कि ये ऑटर वाटर तो वो जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्क्वायरल है या फिर बेबी सील है। तो देखिए, किसी ने बैजर कहा, मंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंक, कुछ ने कहा कि ये बेबी सील है या स्क्वायरल है। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, किसी ने कहा कि ये वॉलरस है क्या। वॉलरस ये एक सी एनिमल है। अब तो यहाँ तक भी लोग गेस करने लगे कि उसे सी एनिमल कहने लगे। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spot, one a brontosaur, midge was anything but an otter। वो कह रहे हैं कि क्या ये वायरलेस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, जो गिगल होती, मेरी जो हंसी थी वो मैं हंसने लग जाता था, वो हंसी मेरी फूट पड़ती थी, वो कम हो जाती थी। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड, और बाहर तो मैंने ये सुन रहा था कि ये डॉग है, या फिर मैंने सुन रखा था आई हर्ड अ हिप्पो, या हिप्पो है, यानी 12 सिंह हिप्पो है। एंड बीवर, या फिर ये बीवर है मीन्स ऊद बिलाव है। अ बियर का भालू है। अ लिपर्ड है, एक लिपर्ड है जिसका जो स्पॉट होता है वो चेंज हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट, यानी ये
ये लिपर्ड की डिफिनेशन बतला रहे हैं यहाँ कि यहाँ क्या है कि ऐसा लिपर्ड जिसके स्पॉट चेंज हो चुके हों, एंड अ ब्रॉन्टोसॉर, और ये एक जानवर है, आप डायनासोर कह सकते हो इसको। मिज वॉज एनीथिंग बट ऑटर, मिज क्या था, कुछ भी हो, लेकिन मिज तो बस एक ऑटर था और वो कुछ भी नहीं था। जितने भी नाम ये लोग ले रहे थे इनमें से कुछ भी नहीं था। तो जो लंदन के लोग थे उन्हें मिज के बारे में आइडिया नहीं था, वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो गेस करते थे कि ये क्या है, ये क्या है, और गेस करते करते उन्होंने इतने एनिमल्स के नाम ले लिए, लेकिन ऑटर तो मिज तो आखिर ऑटर था ही, ऑटर ही तो रहेगा, वो ऑटर ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. कह रहे हैं कि लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं हाईएस्ट स्कोर दूंगा, जो सबसे यानी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट गेस था मेरे सामने जो आया, वो किसकी तरफ से आया, केम फ्रॉम अ लेबरर, एक लेबर था जिसने ये गेस किया कि मिज क्या हो सकता है, वो उसने गेस किया। देखिए क्या उसने गेस किया, उसने वो डिग कर रहा था एक होल को, यानी रास्ते में वो गड्ढा खोद रहा था, और उसने कुछ गेस किया जिसके गेस को मैं बेस्ट गेस कहता हूँ। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल। कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि मैं उससे अभी भी काफ़ी दूर था, फार फ्रॉम, उससे काफ़ी दूर था। विन ही लेड डाउन हिज टूल, तभी उसने अपने टूल को जिससे वो खुदाई कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, उसको उसने रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप, और फिर उसने अपने हिप पर अपने हैंड्स को रखा, एंड बिगेन टू स्टेयर, और गौर से घूरते हुए मिज को देखने लगा और मुझे भी देखने लगा। एज आई ड्रू नियर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और जब मैं उसके पास गया, ड्रू मीन्स हियर, जब मैं उसके पास गया, आई सॉ, तो मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा, सरप्राइज के एक्सप्रेशन को, एंड अफ्रॉन्ट के एक्सप्रेशन को। अफ्रॉन्ट मीन्स इंसल्ट, उसकी नज़रों में जैसा लग रहा था एक इंसल्ट हो, उसकी नज़रों में एक सरप्राइज हो, जिसको मैंने महसूस किया। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक, मैंने समझा कि ये वो उनमें से एक है जो मेरे साथ जोक कर रहा, जो मेरा मजाक उड़ाएगा। और वो क्या था, आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, एब्रेस्ट मीन्स अलॉन्ग साइड, जब मैं उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया, उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। ही स्पैट मीन्स थूकना, स्पिट, उसने थूका। ग्लेयर्ड, घूरना, उसने घूरा, गौर से देखा। एंड देन ग्रोल्ड आउट मीन्स गुर्राना, से लाउडली, कोई चीज़ किसी बात को तेज़ी से कहना। तो उसने पहले, जब मैं उसके करीब आकर खड़ा हो गया, उसके बगल में आकर खड़ा हो गया, तो उसने पहले स्पैट किया यानी थूका, ग्लेयर किया, घूरा, एंड देन ग्रोल आउट, और ज़ोर से चिल्लाया, हियर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, और उसने फिर ये कहा, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। ओके, तो देखिए इसने तो किसी जानवर का, किसी एनिमल का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो ऑथर हैं वो इसके गेस को हाईएस्ट गेस कहते हैं, हाईएस्ट स्कोर देते हैं, यानी बेस्ट गेस इसको कहते हैं। तो सारे लोग ये उसको फ़नी अंदाज में कह रहे थे कि ये है, और ये चैप्टर भी फ़नी अंदाज में ही लिखा गया है, वरना कौन ऑथर को अडोप्ट करता है एज अ पेट। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगली पोम फॉक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।